मैं संजय सिंह, सब एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जेपीएससी के एग्जाम को लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने। दोस्तों, ये जो एग्जाम है का जो सिलेबस है 2016 में आया था और 2016 के बाद 2019-20 में 2016 का जो छठी जेपीएससी एग्जाम है वो लगभग क्लियर हो चुका है, फाइनल हो चुका है, सब कुछ रिजल्ट भी आ चुके हैं। अब जो एग्जाम होने वाला है वो 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी का 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी का एग्जाम होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 7वीं, 8वीं, 9वीं जेपीएससी का जो एग्जाम होगा 2020-21 में हो जाए या फिर 20 के अंतिम मंथ में हो, जब भी हो तो उसका प्रिपरेशन क्या है कि एग्जाम के समय किया नहीं जा सकता। एग्जाम के 6 मंथ पहले या 7 मंथ पहले उसका प्रिपरेशन होता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज हम आप लोगों के सामने जेपीएससी एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप लोग भी हमसे जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जेपीएससी एग्जाम है वो किन किन पेपर का एग्जाम लेता है और उनका पेपर कितना होता है, मतलब उनके सिलेबस के बारे में आज हम लोग मोटा मोटी अध्ययन करेंगे कि उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक को कैसे सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों को पढ़ना है और एग्जाम को क्रैक करना है। तो सबसे पहले आप जो बोर्ड स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे एग्जाम 2016, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम 2016 में जेपीएससी ने नया सिलेबस लॉन्च किया था। तो उसी सिलेबस से अगला जो एग्जाम होगा, जो 7वीं, 8वीं, 9वीं होगी, वो 2016 में जो सिलेबस लॉन्च हुआ था छठी जेपीएससी में, उसी सिलेबस से आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस में जो पीटी का जो सिलेबस है, पीटी का है ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पीटी का है। पीटी में जनरल स्टडीज पेपर 1 है, जनरल स्टडीज पेपर 2 है और जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2 में क्या क्या है उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे हैं आपके पास कितना प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो प्रश्न की जो संख्या है वो 100 है। प्रश्न की जो संख्या है वो कितना है, 100 है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ द 2 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे। संख्या जो होगा, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी और उसका जो नंबर है वो हर एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार जो पेपर 1 होंगे आपके, पेपर 1 होंगे आपके, वो कितने नंबर के होंगे, वो 200 नंबर के होंगे। अब देखिए पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और हमको 2 घंटा टाइम दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 क्वेश्चन के लिए हमको कितना टाइम मिला, 120 मिनट हमको टाइम मिला। 120 मिनट में हमें कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक से ये 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अब हम लोग उस पर देखेंगे कि वह कौन कौन सा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इससे आप दिमाग में ये लगा लीजिए कि यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री पूछने वाला नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और आप लोगों को लगता होगा कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो वो सब कुछ नहीं। हम लोग सिलेक्टिव पढ़ेंगे, सिलेक्टिव अध्ययन करेंगे, एक चुनिंदा टॉपिक को उठाएंगे और उसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एंशिएंट इंडिया है और एंशिएंट इंडिया में आपका कितना प्रश्न पूछ रहा है, 5 प्रश्न पूछ रहा है। मेडिएवल इंडिया में भी 5 प्रश्न है और मॉडर्न इंडिया में भी आपका 5 प्रश्न है। तो टोटल कितना प्रश्न हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया और हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 नंबर का है। मतलब हमारा एक क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको कितना नंबर मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा। तो देखिए
कि ये जो एंशिएंट इंडिया है, हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो एंशिएंट इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है, वह जो टॉपिक है आपका धार्मिक सुधार आंदोलन है। वो कौन सा टॉपिक है आपका? धार्मिक सुधार आंदोलन है, धार्मिक सुधार आंदोलन। और इस धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा पढ़ाई करेंगे। हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के हर एक प्रश्न का हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले जो था ब्राह्मणवादी विचारधारा का वर्चस्व ज्यादा था, उसके बाद एक नया धर्म आता है, तो इससे प्रश्न पूछने की जो संभावनाएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा होती है। तो एंशिएंट में सबसे पहले हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन जैन और बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? कौन सा वस्तु कहाँ से मिला है और कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा क्या चीज में? धार्मिक सुधार आंदोलन में हमको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश में सबसे ज्यादा हम लोग जो अध्ययन करेंगे अशोक करेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने की संभावनाएं अशोक का ज्यादा बनता है। मतलब देखिए, हम लोग ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरा शुरू से अंत तक एक किसी में हम हिस्ट्री पढ़ते जाएं, वैसा नहीं होगा। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले उन टॉपिकों का जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और फिर हिस्ट्री को एक दूसरे टॉपिक से, एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री का ऋग्वेदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, तो इन दोनों का एक दूसरे से संबंध का हम अध्ययन करेंगे, है ना। मौर्य वंश है तो मौर्य वंश और गुप्त वंश में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर है, वो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। मतलब इतिहास का शब्द जो है, इतिहास में जो शब्द है, शब्द से आपका ज्यादा प्रश्न रहेगा, आपका शब्द से ज्यादा प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग शब्द के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से वर्ड है और उसका यूज कैसे हो रहा है, उसका उपयोग क्या क्या है, वो सब चीज। जैसे मेडिएवल इंडिया है तो मेडिएवल इंडिया में भी आपका कितना प्रश्न पूछ रहा है? 5 प्रश्न पूछ रहा है। तो मेडिएवल इंडिया में हम क्या पढ़ सकते हैं, है ना। तो मेडिएवल इंडिया में हम दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के बारे में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत की, मेडिएवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत की हम लोग जो अध्ययन करेंगे इसकी कला और संस्कृति का, कला और संस्कृति, क्योंकि प्रश्न जो है कला संस्कृति से ज्यादा कौन सा महल है, वास्तुकला क्या है, तो वास्तुकला से संबंधित जितना भी चीज है, या संस्कृति जो है हमारा, उस संस्कृति से संबंधित मध्यकालीन भारत में कला और संस्कृति का जितना भी प्रश्न है वो सभी पढ़ लेंगे, क्योंकि कला संस्कृति से प्रश्न पूछने की जो संभावनाएं जो बनती हैं वो सबसे ज्यादा बनती हैं। कला संस्कृति किसका भी पढ़ेंगे तो हम बता देते हैं आपको, दिल्ली सल्तनत का ले लीजिए, है ना, सल्तनत का ले लीजिए, और फिर मुगल काल का ले लीजिए, मुगल काल का ले लीजिए। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो कला संस्कृति होता है उस पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो है आपका ये जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में कितने प्रश्न पूछ रहे हैं? आधुनिक भारत में 5 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनेगा वो किससे बनेगा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से बनेगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से आपका प्रश्न बनेगा। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो फैक्ट है, सबसे पहले हम फैक्ट को पढ़ लेंगे, फैक्ट को पढ़ेंगे, फैक्ट वाला प्रश्न। जैसे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ, है ना। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, है ना। तो जितना भी फैक्ट वाला जो प्रश्न होता है
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित वो सभी पहले फैक्ट का हम लोग अध्ययन कर लेंगे, उसका हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। फैक्ट का जितना भी है, मतलब इतना अच्छा नोट्स आपके पास उपलब्ध होगा कि आप उसको देखने के बाद बहुत अच्छा आपको लगेगा, जहां तक हमें उम्मीद है। तो फैक्ट पर, और फैक्ट के बाद क्या करेंगे हम लोग, कंसेप्ट पर आएंगे। तो फैक्ट भी और कंसेप्ट भी दोनों चीज को लेकर चलेंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर 15 प्रश्न पूछ रहा है, ये तीनों इतिहास मिलाकर, एंशिएंट है, मेडिएवल है और मॉडर्न है, तो समझ जाइए कि कम से कम 12 प्रश्न, तो 12 से 13 प्रश्न हमारा कहीं नहीं जा सकता इतिहास, क्योंकि हम वो सब टॉपिक को छुएंगे जिससे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। हिस्ट्री जो है, लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। उसको एक वैज्ञानिक पद्धति से, स्मार्ट तरीका से जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, समझे ना। तो हिस्ट्री का जहां तक है कि 5-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5, तो तीनों जो इतिहास है, तीनों इतिहास में आपका 15 क्वेश्चन है, 15 दूनी 30 नंबर, 30 नंबर में कम से कम हमको 26-27 नंबर मेरा आ जाना चाहिए, हर हालत में 26 नंबर तक आ जाना चाहिए। उस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक आ रहा है हमारा पीटी में, वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब जो देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, इसमें क्या है आपका, जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है 2 क्वेश्चन, सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी है 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार इसमें जो क्वेश्चन की जो संख्या हो गई वो कितना हो गया, 10। लेकिन हमें सभी टॉपिक पर फोकस करना है। लेकिन अभी हमने देखा हिस्ट्री वाले में 15 क्वेश्चन वहां से पूछ रहे हैं और 3 ही टॉपिक हमको पढ़ना है, तो ज्यादा आसान हो जाता है हिस्ट्री का ये 15 क्वेश्चन को तैयार करना, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हम क्या चीज का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए काफी आंकड़ा, डाटा, कृषि से संबंधित आंकड़ा, जनसंख्या से संबंधित आंकड़ा, मतलब काफी उसमें मेहनत हमको करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जनरल ज्योग्राफी आते हैं, जनरल ज्योग्राफी और फिर फिजिकल ज्योग्राफी। ये यहाँ से सबसे पहले हम अध्ययन कर लेंगे जनरल ज्योग्राफी का, और फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ लेंगे, जहां से 3-6 क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया का पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया का जनरल ज्योग्राफी, तो इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो जाता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखिए जनरल ज्योग्राफी, सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय से संबंधित आपका प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग जरूर एक बार पढ़ लेंगे, हिमालय पर्वत पढ़ेंगे, मॉनसून को पढ़ लेंगे, यहाँ पर मॉनसून को पढ़ लेंगे, यहाँ पर फिर हम लोग मिट्टी को पढ़ लेंगे, जैसा मिट्टी होगा वैसा वनस्पति होगी, तो फिर हम लोग वनस्पति को पढ़ लेंगे। यहाँ से अगर हिमालय, मॉनसून, मिट्टी और वनस्पति को अगर हम कवर कर लेते हैं तो अधिकतर 2-3 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ ही जाता है, हिमालय से, मॉनसून से, मिट्टी से। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब तीनों को पढ़ने के लिए हमें, हमारे पास बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो तीनों टॉपिक है, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय के साथ हम मॉनसून के बारे में भी हम उसका अध्ययन कर देंगे। जब हम हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय है आपका, मॉनसून है, प्लस आपका मिट्टी है, प्लस आपका वनस्पति है, वनस्पति के साथ आपका, मिट्टी के साथ कृषि भी आ जाएगा, कृषि के साथ आपका अर्थव्यवस्था भी आ जाएगा, सब एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, जुटा हुआ है। तो इसको पढ़ने में, इस फिजिकल ज्योग्राफी को, इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको पढ़ने में ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा और बहुत आसानी तरीका से ये हम कंप्लीट भी कर लेंगे। जैसे हिमालय है तो हिमालय के बारे में पढ़ लेंगे, जो पर्वत है हमारा, पर्वत के रूप में इंडिकेट करते हैं, उसके बाद पठार आ जाता है और उसके बाद आपका क्या आता है, मैदान आता है। तो पर्वत, पठार, मैदान ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी से संबंधित हमारी मॉनसून है, इसी से संबंधित हमारा मिट्टी है, वनस्पति है, ये कृषि है, अर्थव्यवस्था, ये सब।
तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछने की संभावनाएं होती। तो जनरल स्टडीज पढ़ने से पहले हम लोग ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का जनरल ज्योग्राफी ना पढ़ के हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद फिर हम लोग जनरल ज्योग्राफी में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, एग्जाम को देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम को क्रैक करना ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, सिलेबस। और दूसरा किस चीज का अध्ययन करना पड़ेगा? क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों चीज का अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि जेपीएससी अगर सब कुछ समय और दशा जो रहा, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा और जेपीएससी अगर आपका एग्जाम ले लेती है 2021 में, तो समझिए कि उसको क्रैक करना, पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आसान तरीका से हम लोग पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्मार्ट पढ़ाई पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीका से पढ़ेंगे। ये नहीं कि कोई गाइड उठा लिए और उसको पढ़ना चालू कर दे, वैसे नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करेंगे। जैसे जैसे हम आपको टॉपिक बताते हुए चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम हिमालय का टॉपिक आपको पढ़ाना चालू किए, तो हिमालय से संबंधित अभी तक कितना प्रश्न आपका पूछा है, हिमालय से संबंधित आपका अभी तक कितना प्रश्न पूछा है ना। तो आप देखेंगे कि अगर हिमालय से प्रश्न, मान लीजिए हम हिमालय का टॉपिक आपको चालू किए, पर्वत, पठार प्लस मैदान, ये पढ़ाना हम आपको चालू किए, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन, ये पढ़ाना हम आपको चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले ही नहीं कि पहले हम आपको पर्वत पढ़ा दें, मैदान पढ़ा दें, पठार पढ़ा दें, कंप्लीट करा दी, नहीं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि देखिए जेपीएससी जो है अभी से प्रीवियस ईयर में या फिर अन्य एग्जाम है जो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, है ना, ये सब पर इन टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा है, किस तरह का प्रश्न पूछा है। पहले उस प्रश्न के प्रारूप को हम लोग देखेंगे कि प्रश्न का प्रारूप जो है वो इस प्रकार है। प्रश्न का प्रारूप क्या है? वो इस प्रकार है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो जब प्रश्न के प्रारूप को देख लेंगे कि नहीं प्रश्न इस प्रकार से पूछ रहा है, तो फिर उसी तरह से उसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे कि आने वाले समय में इसी टॉपिक से, पर्वत, पठार, मैदान से किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, और कितना प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। इन सभी चीजों का हम लोग अच्छी तरह से मूल्यांकन अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सिलेबस का जब मैं अध्ययन कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं एक चीज का और क्लियर कर देता हूं। जो प्रश्न है, प्रश्न जो पूछने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, एक प्रश्न दिया हुआ है, तो उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। अगर दो प्रश्न है तो उसके भी कितने ऑप्शन हो सकते हैं? उसके भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। 3 प्रश्न है तो उसके भी 4 ऑप्शन होंगे, और 4 प्रश्न है तो उनके भी 4 ऑप्शन होंगे। तो प्रश्न ये जो आप एक देख रहे हैं, मतलब एक लाइन में प्रश्न आपको पूछ दिया, जैसे हम पूछ दिए ये कि गुलमर्ग का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, गुलमर्ग का क्षेत्र कहाँ है, क्षेत्र कहाँ है। या फिर हम आपसे पूछ दिए कि करेवा क्या है, इस तरह से पूछा, ठीक है। अब ये एक प्रश्न हो गया हमारा, और इसके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। करेवा एक मिट्टी है, दूसरा ऑप्शन जो होगा मैदान है ना, तीसरा ऑप्शन होगा बर्फ प्लस मिट्टी है, चौथा जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो हमने आपसे ये पूछा कि करेवा क्या है, तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, आप जो आंसर देखें, अगर मिट्टी आपको लग रहा है तो मिट्टी लगाइए, मैदान लग रहा है मैदान, या तो ये बर्फ और मिट्टी। इसका सही जो आंसर बनेगा, करेवा है क्या, बर्फ और मिट्टी है, मिट्टी के साथ साथ बर्फ का भी मिक्स है, दोनों है करेवा। और ये जो आपका जो पाया जाता है वो कश्मीर के क्षेत्र में आपका पाया है। तो इस प्रकार एक प्रश्न था और उसका 4 ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार से आपका 2 प्रश्न पूछ लेगा, फिर उसका 4 ऑप्शन पूछ देगा,
प्रश्न पूछेगा 1 नंबर हिमालय एक मोरदार पर्वत है। दूसरा बी नंबर दे दिया, हिमालय में संसाधन काफी ज्यादा है। अब इसमें ऑप्शन दे देगा, ए सही है, बी सही है, A+B सही है, या फिर सी सही है, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं, नन। तो 2 प्रश्न है और उसके ऑप्शन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन हो गया। अब इसमें लगाना है, मतलब 2 प्रश्न का 4 ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से आपका 3 प्रश्न होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से 4 प्रश्न होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा। मतलब प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि प्रश्न जो पूछने की जो प्रारूप है, प्रश्न जो पूछने का जो प्रारूप है वो किस प्रकार होगा, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप हर पेपर में अपना देख सकते हैं कि उसी तरह से प्रश्न पूछेगा। जनरल ज्योग्राफी में आप, या फिर सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी ले लीजिए। सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इसमें हम लोग मानव का अध्ययन करेंगे, है ना। सामाजिक जो ढांचा है, मानव की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका हम लोग सबसे ज्यादा अध्ययन करेंगे। जनसंख्या है, ये सब का अध्ययन ज्यादा करेंगे हम लोग, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछते हैं। जनसंख्या पढ़ लेंगे तो स्वाभाविक है कि उससे 1-2 प्रश्न हमारा जनसंख्या पॉपुलेशन से पूछ ही देगा। और 2021 में होगा तो मान लीजिए कि जनसंख्या 2011 तक वाला जनसंख्या हम लोग को पढ़ लेना है ना। उससे ज्यादा संभावना है प्रश्न पूछने का। तुलनात्मक भी हम लोग पढ़ लेंगे, अगर आ गया आंकड़ा, है ना, 21 का भी आ गया और 11 का भी आ गया तो दोनों का हम लोग तुलनात्मक पढ़ लेंगे, तो प्रश्न पूछने की संभावनाएं जो है जनसंख्या से सबसे ज्यादा बनता है। उसी प्रकार देखिएगा जो इंडियन पॉलिटी जो है हमारा, इससे भी आपका 10 प्रश्न आपका इंडियन पॉलिटी से पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और 10 प्रश्न है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मतलब 20 नंबर का यहाँ पर आ गया। 4 क्वेश्चन यहाँ है, 4 है, 2 है, इस तरह से है आपका इंडियन पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस का कहने का मतलब यहाँ पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पीटी और मेंस दोनों के लिए है, यहाँ आपका काम कर जाएगा। क्योंकि ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक आ जाता है, लिखा हुआ भी है, लोक प्रशासन का टॉपिक है ना। और फिर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से जो प्रश्न है उससे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं पंचायत और नगर पालिका से। तो सबसे पहले हम लोग पंचायत और नगर पालिका को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न हमारा आ रहा है। सबसे पहले इसी का अध्ययन कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टिव है, समझ गए ना। और यही जो टॉपिक है वो आपका देखिएगा इस बार 2016 के मेंस में भी प्रश्न आपका पूछ दिया था, है ना, कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो इसी से संबंधित है आपका। तो जो 4 प्रश्न है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 प्रश्न है, तो 4 प्रश्न में सबसे ज्यादा हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, समझिएगा बात को। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो एक संक्षिप्त अध्ययन में आपको करवा दूंगा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, और फिर जो हमारा जो नोट्स आपका रहेगा वो आपका उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन में भी नोट्स उपलब्ध रहेगा, आप उसको वहां से प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है जिससे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। ना, तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का कौन सा टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो परिचय है, संविधान का जो निर्माण हुआ है उस पर हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे।
ठीक है, क्योंकि संविधान के निर्माण में एक कंसेप्ट है, वो तो कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद क्या है कि उसमें बहुत सारे फैक्ट भी है। प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य हैं, जो हमारा जो प्रथम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, अस्थायी सरकार का गठन हुआ था, उसमें कौन कौन से मंत्री हैं जो किस किस पद पर हैं, तो ये सब बहुत सारा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो वो सब ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, वो सब का नोट्स आपके पास उपलब्ध रहेगा, आप उसको स्टडी कर लेंगे। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें सबसे पहले हम लोग दो चीज का जरूर अध्ययन करेंगे। एक पहला तो प्रस्तावना का जरूर अध्ययन करेंगे सबसे पहले। प्रस्तावना के बाद जो हमारा जो टॉपिक है, राज्य के बारे में पढ़ना पड़ता है, नागरिकता वाला टॉपिक है, फिर मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है। तो प्रस्तावना के बाद डायरेक्ट हम लोग मौलिक अधिकार की पढ़ाई करेंगे। मौलिक अधिकार बताना तो हमको सब है, बताना तो सब है हमें, लेकिन सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। पढ़ना हमको सब है, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, है ना। तो जो मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है, इसको सबसे ज्यादा हम लोग अध्ययन करेंगे। क्यों? इसलिए कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मौलिक अधिकार से प्रश्न आपके नहीं आते हैं। हर एक एग्जाम में मौलिक अधिकार से प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे, समझे ना। भाग 3 मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, और आर्टिकल जो आपका जो आता है वो 12 से 35 तक का आपका ये आर्टिकल है मौलिक अधिकार अनुच्छेद। मौलिक अधिकार पढ़ना है, तो मौलिक अधिकार में भी हमको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करना है? मौलिक अधिकार में भी सबसे ज्यादा हमको फोकस करना आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्यों? क्योंकि ये VVI है, ये VVI है आर्टिकल 21, है ना। क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम देखेंगे आप, 2019 में जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था, उसमें आर्टिकल 21 से प्रश्न पूछा था। उसके पहले भी जाइए यूपीएससी का क्वेश्चन को निकाले, वहां भी आपका 21 से प्रश्न पूछ चुका है, आर्टिकल 21 से प्रश्न पूछ चुका है। बीपीएससी का भी जब हम उसके क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते हैं, तो वहां भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछ ही रहे हैं, और आपका जेपीएससी में तो पूछता ही है। तो है ना, मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से हम लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही पूरा संविधान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन जाता है मौलिक अधिकार। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो क्या बनता है? राष्ट्रपति बनता है, प्रेसिडेंट, है ना। तो राष्ट्रपति और फिर मौलिक अधिकार और फिर प्रस्तावना, ये तीनों को सबसे ज्यादा हम लोग को पढ़ लेना है। पीटी के व्यू से भी हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर हम लोग मेंस के व्यू से भी पढ़ लेंगे। हम लोग को तैयारी कैसे करना है, ये नहीं कि पहले हम पीटी का तैयारी कर लेंगे और पीटी पास कर जाएंगे, उसके बाद फिर हम मेंस का तैयारी करेंगे, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग पीटी और मेंस दोनों जो है साथ में तैयारी करेंगे। अगर हम लोग को सिलेक्शन लेना है एक बार में, तब ये नहीं कि फिर 3-4 साल 5 साल लगे हुए रहे, तो कोई फायदा नहीं है। टाइम इज मनी, इस चीज को हमेशा याद रखें आप लोग, क्योंकि समय ही हमारा सब कुछ है, और समय को बचाना है तो पीटी और मेंस दोनों का हम लोग को साथ साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। पीटी का कैसे प्रश्न पूछेंगे, है ना, कैसे प्रश्न पूछ रहा है पीटी का, फिर उसी पीटी से फिर मेंस का भी हम लोग प्रश्न निकालेंगे कि देखिए मेंस का भी किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। वो सभी चीज का हम लोग एक सही तरीका से अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक आता है, आप इसमें इंडियन पॉलिटी में ये सब तो हम लोग को पढ़ना ही है। सबसे पहले तो हम आपको बता दिए, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस, इस चीज को भी ध्यान में रखना, क्योंकि इससे 4 प्रश्न इससे पूछ रहा है। गुड गवर्नेंस अभिशासन के बारे में जानकारी देता है, तो इस चीज को भी याद में हम लोग रखेंगे। और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, मतलब नगर पालिका और पंचायत, इस चीज, इससे 2 प्रश्न आपका पूछता है। इस चीज मतलब इस पर भी हम लोग को सबसे ज्यादा बल देना है। तो सबसे ज्यादा मतलब इस सभी टॉपिक पर हम लोग को पढ़ लेना है, लेकिन पहले ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग पहले चर्चा करें। अब आते हैं इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे कि 15 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इकोनॉमिक्स।
आपका 15 क्वेश्चन, आपका 10 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन जो आपका है वो इकोनॉमिक्स से है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। अभी इस इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, दोनों चीज का बात कर रहा है, अर्थव्यवस्था का भी विकास बात कर रहा है और दूसरा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी विकास कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह दीजिए, सतत विकास कर दीजिए या धारणीय विकास कर दीजिए, जो भी कहे, मतलब हमको विकास भी करना है, लेकिन हमारे आने वाले जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान में रखकर हमें विकास करना चाहिए। विकास कैसे कर सकते हैं? संसाधन का दोहन करके हम अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन संसाधन का दोहन करने के साथ साथ हमें संसाधन का संरक्षण भी करना पड़ेगा, है ना। तब फिर यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थ्योरी हमारा काम करेगा। विकास करेंगे, ग्रोथ हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक है उसका जरा सा हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा आपका टॉपिक आता है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है? बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक का जो जो बेसिक फीचर्स है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, जो करंट का, देखिए इसमें जो भी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वो अधिकतर ज्यादा हम लोग करंट को जोड़ेंगे, करंट का ज्यादा इसमें हम लोग फोकस करेंगे। जैसे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे मुद्रास्फीति हो गया, वित्त व्यवस्था हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब का जितना भी जो चीज है ये सब चीज का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे 4 क्वेश्चन के लिए, समझे ना। मुद्रा, जैसे मुद्रास्फीति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मुद्रास्फीति पर हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ, क्योंकि मुद्रास्फीति से हमेशा प्रश्न पूछता ही पूछता है। उसके जो टर्म जो है, जो शब्द है ना, उन सबों से रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, बैंक दर क्या है, एसएलआर क्या है, एसडीआर क्या है, ये सब जितना भी चीज है ये सभी चीज का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप ले लीजिए ना, ऊर्जा है ना, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। खनिज संसाधन जो हो गए उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म और एंड ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार क्या हुआ, आर्थिक सुधार, जो सुधार है यहाँ पर जो सरकार की जो भी रिपोर्ट है, सरकार की जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, योजनाएं हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पर अध्ययन हम लोग करेंगे, समझे ना। तो आप इतना याद रखें कि इकोनॉमिक्स जब भी हमको पढ़ना है तो करंट का जो वस्तु स्थिति है उसको भी हमको जान लेना है, और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्या है ये चीज, मतलब करंट प्लस ट्रेडिशनल दोनों चीज को हमें मिलाकर इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न आपके पूछ रहे हैं। देखिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम छोड़ के नहीं जा सकते, सभी टॉपिक को हम लोग को पढ़ के जाना है, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि किसको हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें, जिससे क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न की जो संख्याएं हैं जिससे सबसे ज्यादा होगा, सबसे पहले हम उसी को छुएंगे, उसी को टच करेंगे, उसी टॉपिक का हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम हिस्ट्री का आप लोग का अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद फिर हिस्ट्री के बाद हो सकता है हम लोग इकोनॉमिक्स में आए या फिर ज्योग्राफी में आए, ये दो चीज। पॉलिटी है जो हमारा तीसरा स्टेप रहेगा, पहला जो स्टेप रहेगा वो आपका हिस्ट्री रहेगा, है ना, दूसरा जो स्टेप रहेगा वो आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, तीसरा जो स्टेप जो हम पढ़ाने जाएंगे वो ज्योग्राफी जाएंगे, और चौथे में फिर मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो पांचवा छठा इस तरह से हमारा चलेगा। जो साइंस एंड टेक है, अब देखिए साइंस और टेक में कितना प्रश्न पूछ रहा है, साइंस और टेक में 15 प्रश्न पूछ रहा है ना। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स करंट पर आधारित टॉपिक है, उसी तरह से साइंस और टेक क्या है, करंट पर आधारित टॉपिक है। और जनरल क्वेश्चन है, जनरल साइंस के लिए आपको 6 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा देखिए बायो से आपका सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पूछ देगा,
समझ रहे हैं बात को। तो बायो से संबंधित जो जो मेन टॉपिक है उसका सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स है केमिस्ट्री है फिर बायो जाएंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम लोग बायो उठा लेंगे, और बायो में जो ह्यूमन बीइंग है सबसे पहले बायो में भी हम लोग ह्यूमन बीइंग जो आता है उसको सबसे पहले अध्ययन करेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा, फिर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर कृषि। समझ जाइए, यहाँ पर एक चीज को मैं बता देता हूँ, कृषि जो है ये पीटी के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है आपका मेंस के व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। कृषि जो टॉपिक हो गया वो पीटी के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के व्यू से भी। तो यहाँ हम दोनों चीज का अध्ययन कर लेंगे, पीटी प्लस मेंस कृषि का। समझ गए। अभी जो देखेंगे कृषि में सबसे ज्यादा अभी जो कृषि पर जो बल दिया जा रहा है वो सबसे ज्यादा कौन सा कृषि पर बल दिया जा रहा है? शुष्क कृषि पर। शुष्क कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है। फिर दूसरा जैविक कृषि पर, जैविक कृषि पर, है ना। शुष्क कृषि जैविक कृषि, आइए यहाँ से पीटी और मेंस दोनों का प्रश्न निकल जाएगा आपको, शुष्क कृषि से और जैविक कृषि से, है ना। तो कृषि जो है एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी भी दे दिया गया है ना। तो दोनों चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे, कृषि प्लस कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजी जो है ना, उस चीज का भी हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब कृषि को परंपरागत तरीका से नहीं करना है, कृषि को आधुनिक तरीका से करना है। तो आधुनिक तरीका के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से जो टेक्नोलॉजी है ना, तकनीक कौन कौन से है जो कृषि के लिए लाभदायक है, वो सभी चीज का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार ने किन किन तकनीकों पर सबसे ज्यादा बल दिया है ना, तो इस सब चीजों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इस चीज पर भी हम लोगों को अध्ययन हम लोगों को करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक जो है ना, दूरसंचार जो विभाग है उस पर भी, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो वो सब का अध्ययन करना है हमें। और सबसे अंत में जो है हमारा वो झारखंड है। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है झारखंड का। करेंट अफेयर्स का फिर 15 क्वेश्चन आ जाता है। तो झारखंड देखिए, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसी समय हम लोग झारखंड का भी ज्योग्राफी पढ़ देंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय झारखंड का भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपका हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, है ना, संस्कृति और विरासत, कल्चर और हेरिटेज दिया हुआ, तीनों चीज। तो समाज का जब हमें अध्ययन करना है तो ज्योग्राफी से संबंधित समाज में आ जाता है, और झारखंड का यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। हिस्ट्री का जो प्रश्न है, जब हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक वहां पढ़ेंगे तो झारखंड का भी टॉपिक उसमें हम लोग ऐड करके पढ़ेंगे, नहीं कि झारखंड वाला हम अलग से पढ़ेंगे, वैसे नहीं, है ना। दोनों को ऐड करके, मतलब को रिलेशन करके, सहसंबंध, को रिलेशन होना चाहिए टॉपिक में। करंट का तो ऐसा नहीं है कि करंट का हम लोग 3 महीना 4 महीना पढ़े, वैसा कुछ नहीं। करंट हम लोग रेगुलर, जैसे ही मैं क्लास लेने जाऊंगा, क्लास लूंगा, उस समय आपको करंट से 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पहले मैं बता दूंगा। उसके बाद फिर मैं ट्रेडिशनल टॉपिक पर चलेंगे, जिससे क्या होगा कि करंट जो है हमारा एग्जाम होते होते समय तक करंट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। एग्जाम से 2 मंथ पहले हमारा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए करंट, है ना। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ मिसलेनियस का टॉपिक दिया हुआ है ना, और मिसलेनियस का जो टॉपिक है, ये जो मिसलेनियस का टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, और इससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2016 में हमने गेस किया था इसी मिसलेनियस से 3-4 टॉपिक को मैंने गेस किया था, है ना। 3-4 टॉपिक जो है वो जो है आप देखिएगा, जैसे है ह्यूमन राइट्स पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक इन्वायरमेंट है, अर्बनाइजेशन है, तो ह्यूमन राइट है, और फिर इन्वायरमेंट है, अर्बनाइजेशन है, स्पोर्ट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। इतना टॉपिक है। इतना टॉपिक में देखिए सब हमको नहीं छूना,
सबसे पहले पढ़ना तो हमको सब है, लेकिन क्या करना है, कुछ कुछ टॉपिक को हमको सबसे पहले पढ़ना है। कौन कौन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज का हम लोग ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी से प्रश्न तब भी पूछा था, इस बार भी पूछने की संभावनाएं जो है 90% बनती है। बायोडायवर्सिटी से प्रश्न आपका, ह्यूमन राइट से प्रश्न आपका है ना, और फिर इसमें पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी प्रश्न पूछते हैं, है ना। एक प्रश्न लगता है, एक टॉपिक यहाँ छूट गया है, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी संगठन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी प्रश्न आपके रहते हैं। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी प्रश्न आपका पूछता है। तब पूछा था ये यूएनओ के बारे में, आपका ये यूनिसेफ या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो भी प्रश्न है वो यहाँ पर आपको पूछते हैं। तो ये टॉपिक जरा सा मिस प्रिंटिंग कहीं हुआ होगा, लेकिन इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ से भी प्रश्न पूछ, पहले बायोडायवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन है उसको कंप्लीट करेंगे, तीसरा जो है ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट का हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर समय हम लोगों के पास बचेगा तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट, ये सब को देख लेंगे, समझे ना बात को। लेकिन सबसे पहले हम लोग बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVI कर लीजिए। कोई ऐसा एग्जाम ना हो, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी में, तो खास कर बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट से हमेशा प्रश्न आपका रहेगा, समझ रहे हैं बात को। और फिर जब बीपीएससी में तो पूछता ही पूछता है, 2016 का सिलेबस है, तो 2016 में बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र संघ से ये सब से प्रश्न पूछा हुआ था, है ना। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है ना। तो इस प्रकार आपका ये जो पीटी का जो सिलेबस हुआ, ये पूरा आपका कंप्लीट है कि पीटी में जो है इतने टॉपिक पूछे जाते हैं, और जो प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 प्रश्न है, और फिर उसे 2 नंबर का है, 200 मार्क्स का आपका ये रहे, ठीक है। अब इसी तरह से पीटी का ये पेपर 1 कंप्लीट हो गया, समझे बात को। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 में क्या दिया हुआ है, पूरा झारखंड का पेपर 2 दिया हुआ है आपका। पेपर 2 में आप देखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसियां, इसको भी हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2 है, तो पेपर 2 में देखेंगे कि झारखंड इतिहास से संबंधित कितना प्रश्न पूछ रहा है, 16 प्रश्न पूछ रहा है। नंबर देखें, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, किस नंबर से मतलब प्रश्नों की संख्या ज्यादा कहाँ पर है, तो प्रश्नों की संख्या यहाँ 16 नंबर का, तो इसको मुंडा शासन, नागवंशी, पहाड़, मांझी, मुंडा मानकी प्रशासन, मतलब ये सब जितना भी व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था है, इसको एकदम गहराई से अध्ययन कर लेना, क्योंकि इस शासन व्यवस्था से आपका प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इतना आप जान लीजिए, कन्फर्म हो जाइए कि शासन व्यवस्था से आपका प्रश्न रहेगा ही रहेगा। फिर जो आता है झारखंड का आंदोलन, तो आंदोलन भी आपका इंपॉर्टेंट, मतलब झारखंड का ये जितना भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक है, सबसे लगभग एक प्रश्न आपका पूछ रहा है, समझ गए बात को। तो झारखंड आंदोलन से भी हम लोगों को प्रश्न को देख लेना है, जैसे झारखंड सदान है, झारखंड आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की विभूति है उससे 2 प्रश्न है, झारखंड आंदोलन और राज्यों का गठन 2 प्रश्न है, तो सबसे ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से 4 प्रश्न हम लोग पहले कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो आ रहा है वो देखिए सी नंबर में है, सी नंबर में आपका जो है एक प्रश्न यहाँ पर भी आपका पूछ रहा, 5 प्रश्न है, तो देखिए 5 प्रश्न है, तो देखिए सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक। अब जो राजनीतिक स्थिति है ये पॉलिटी से भी आपका कन्वर्ट हो रहा है,
सांस्कृतिक स्थिति है, हिस्ट्री से भी कन्वर्ट हो जा रहा है, सामाजिक स्थिति है, ज्योग्राफी से भी कंप्लीट हो जा रहा है हमारा, है ना। तो देखिए जब वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा एक टॉपिक ये भी झारखंड के बारे में, तो झारखंड के बारे में हम ये टॉपिक को भी साथ में लेके चलेंगे। और पेपर वन में जो झारखंड का जो टॉपिक दिया हुआ उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, दोनों हम लोग साथ में कंप्लीट कर देंगे, समझ गए ना। उसके बाद झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत ये सब आता है। तो नृत्य को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दीजिए, नृत्य जो है वो सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट कर दीजिए नृत्य को, नृत्य से हमेशा प्रश्न रहेगा। संस्कृत मतलब मोटा मोटी आप इतना याद रखिए कि झारखंड का कला और संस्कृति को पढ़ लेना है, कला और संस्कृति को हम लोग को पढ़ लेना है, झारखंड का कला और संस्कृति। देखिए जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसी समय हम वहां भी कला संस्कृति पढ़ेंगे और साथ ही साथ झारखंड का कला और संस्कृति भी पढ़ लेंगे, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग, समझ गए बात को, मतलब जोड़कर हम लोगों को पढ़ाई करना, अध्ययन करना है। झारखंड साहित्य से 5 प्रश्न है आपका, 10 नंबर का है, तो जो साहित्य का जो टॉपिक रहेगा साहित्य पढ़ लेंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान जो भी हैं अभी तक शिक्षण संस्थान है वो सबसे प्रश्न पूछ ही रहा है, पूछेगा ही, है ना। तो झारखंड के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी को हम लोग को पढ़ देना, धीरे धीरे करके सब हम लोगों को कंप्लीट करते। खेलकूद है, खेलकूद में हमेशा याद रखिएगा करेंट से, राष्ट्रमंडल खेल में झारखंड का क्या स्थिति रहा है ना, वो सबसे मतलब जो भी स्थिति है ये सब चीज को हम लोग को, राष्ट्रीय जो खेल होता है, राज्य स्तरीय जो खेल होते हैं उसमें झारखंड की क्या स्थिति है ना, वो सब जो उनके जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में अध्ययन कर देना है ना। छोटे नागपुर कष्टकारी अधिनियम, ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कष्टकारी अधिनियम, है ना। इसको H नंबर सबसे पहले हम लोग पढ़ देंगे, क्योंकि देखिए इससे कितना प्रश्न पूछ रहा है, 5 प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। ये वो पहला टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा था, और यहाँ पर क्या है H नंबर का जो टॉपिक है झारखंड की भूमि संबंधी कानून अधिनियम, इससे, क्योंकि ये करंट से संबंधित है, समझे ना। जितना भी CMT ये सब जो एक्ट आ रहा है सब इसी में आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसको पढ़ लेना, इसको एकदम VVI कर लीजिए, इस टॉपिक को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, कौन सा टॉपिक हम जो मैं VVI बता रहा हूँ उसको आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टॉपिक है। और तबर जो 2016 में JPSC का जो एग्जाम हुआ था, इससे जितना 12 प्रश्न है, 12 का 12 प्रश्न इससे पूछा हुआ था। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको इसको छोड़कर जाना पड़ेगा, सब यहाँ देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज आदि। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से भूगोल हम पढ़ ही रहे हैं, भारत का भूगोल हम पढ़े, हमको विश्व का भूगोल थोड़ी पढ़ना है, हमको तो भारत का भूगोल पढ़ना है, तो भारत का भूगोल हम पढ़ देंगे। और जब भारत का भूगोल पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ झारखंड को भी उससे जोड़ देंगे, तो भारत का भूगोल प्लस झारखंड दोनों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से मैं ज्योग्राफी का क्लास आप लोग को ले लूंगा, हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा तरह से क्लास हो जाएगा आप लोग का, ध्यान में रखेंगे। फिर झारखंड की औद्योगिक नीति है और अन्य नीतियां हैं, तो इससे भी आपका प्रश्न पूछता है, झारखंड की औद्योगिक तथा अन्य नीतियां, समझे ना। तो झारखंड के देखिए, झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, झारखंड जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम, तो आप झारखंड की औद्योगिक नीति, स्थान, ये सब जितना भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से 5 प्रश्न आपके पूछेंगे, यहाँ से आपके 5 प्रश्न सब में, इसमें 6 प्रश्न है, एक टॉपिक है 6 प्रश्न, एक टॉपिक है 5 प्रश्न है, एक टॉपिक है 5 प्रश्न, एक टॉपिक है 5 प्रश्न। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सब को आप ज्यादा ध्यान में रखें, है, ये सब को पहले हम लोग कंप्लीट कर देंगे, समझ गए ना। अब मान लीजिए कि झारखंड के जंगल प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो झारखंड में कौन कौन से अभ्यारण्य है, उसका कौन कौन से पार्क है, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कौन कौन सा पार्क है, वो सभी का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे, समझ गए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब जितना भी टॉपिक है वो झारखंड सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसको हम लोग पढ़ लेंगे।
झारखंड आपदा प्रबंधन से भी आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये सब जो इधर का जितना हम टॉपिक बता रहे हैं वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी देखिएगा। एक ही टॉपिक है और एक टॉपिक से 7 प्रश्न है, एक टॉपिक से 5 प्रश्न है। इसके पहले वाले में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक टॉपिक है लेकिन उससे 5 प्रश्न है, 6 प्रश्न, इस तरह से पूछ रहा है। जो एक एक टॉपिक वाला जितना भी झारखंड के सिलेबस में दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन कर देंगे, उसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाई कर देंगे, है ना, क्योंकि उससे प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और पूछेंगे भी सबसे ज्यादा इस चीज की, क्योंकि 2016 में ज्यादा प्रश्न पूछा, इस बार भी लगभग उसी तरह से प्रश्न पूछेंगे। झारखंड के कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं जिससे प्रश्न नहीं पूछता, सभी टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है ना। तो ये झारखंड से संबंधित जो समसामयिकी घटना है वो देखिए 7 प्रश्न है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी करंट का झारखंड का हम पढ़ दें, ज्यादा झारखंड का करंट तो है नहीं, है ना, कमी है ना, तो उसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझे। तो इस प्रकार हमने आपको क्या बताया कि झारखंड में जो झारखंड जेपीएससी जो एग्जाम लेगी उसमें पेपर पीटी में पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम लेगी, 2 पेपर लेगी और दोनों पेपर जो होंगे आपका 200-200 नंबर के होंगे। अब प्रश्नों की जो संख्या होगी 100 प्रश्न होगा, हर एक पेपर में 100 प्रश्न होगा, दूसरा पेपर में भी 100 प्रश्न होंगे, और इस प्रकार जो क्वेश्चन की संख्या 100 है, नंबर की संख्या 200 है, टोटल जो एग्जाम होगा वो 400 का एग्जाम होगा आप लोगों का, है ना। उसका हमको अध्ययन करना है और उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिससे कि पीटी का एग्जाम देने के बाद हमारे दिल में ये नहीं लगे कि हमारा पीटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा। एग्जाम दिए, सूत गए घर में, क्योंकि कंफर्म है कि हमारा पीटी का एग्जाम हो ही रहा है, और हम लोग जो तैयारी करेंगे उस समय, तो पीटी और मेंस साथ साथ तैयारी करेंगे। तो पीटी का भी तैयारी हो गया था हमारा, मेंस का भी तैयारी हो गया था, और जो फिर पीटी के बाद जो हमारा 5 महीना या 4 महीना का जो समय देगा आपको, वो मेंस में देगा पूरा रिवीजन क्लास, है ना। जो भी क्लास हो पूरा रिवीजन क्लास होगा आपका, इतना याद है, पूरा रिवीजन उसमें करेंगे। क्वेश्चन में देते जाऊंगा, आप आंसर राइटिंग लिखते जाएंगे, है ना, हर क्वेश्चन का अपना आंसर राइटिंग होगा। तो मेंस में जो नंबर उठाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो आंसर राइटिंग पर है, और आंसर राइटिंग ही आपको सफलता सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा इंटरव्यू में कम नंबर आ गया, इसमें कम नंबर आ गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये जो बोलना है वो गलत बात बोलना है, क्योंकि देखिए उनका मेंस में ही नंबर कम आया। सिलेक्शन जो होता है इंटरव्यू से नहीं होता है, सिलेक्शन जो होता है मेंस के नंबर से होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और मेंस जो है किस पर डिपेंड करेगा, आंसर राइटिंग पर, स्किल, है ना, राइटिंग स्किल जो होना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। तो उसको सबसे अच्छी तरह से हमें कंप्लीट कर देना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम पीटी का क्लास लेंगे, पीटी का क्लास लेने के बाद जैसे ही हमारा क्लास ऑफ होगा, टॉपिक ऑफ करेंगे, उसी समय हम आपको 1-2 क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे कि देखिए ये प्रश्न है, इसका आंसर जो फॉर्मेट बनेगा वो फॉर्मेट ये बनेगा, इस पर आप लोग लिख के लाइएगा, है ना। आप लोग उसको लिखेंगे, फिर उसको अपना डाउनलोड करेंगे, चेक कर लेंगे, हम लोग ऑनलाइन चेक कर लेंगे उसको। अब देखिए जो मेंस का टॉपिक है, मेंस का जो टॉपिक है ये, इसमें आपका 6 पत्र होंगे, और इन 6 पत्रों का हम लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है। जिसमें से पहला जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा, कंपलसरी होगा। 50-50 नंबर का हिंदी है, और 50-50 नंबर का आपका ये पूछेगा, आपका हिंदी और इंग्लिश पूछेगा आपका, है ना। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो आपका साहित्य का विषय है, जिसमें आपको सब्जेक्ट कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुन लेना है, उससे प्रश्न आपको पूछेंगे सब्जेक्ट वाले विषय से। ऐसे तो अधिकतर झारखंड में कोटा का जो सिलेबस है वो छोटा है, अधिकतर लोग आप लोग उसको चुन सकते हैं, या फिर साहित्य जो आपको पसंद है। अगर आप बांग्ला है, बांग्ला भाषी क्षेत्र से भी संबंध है आपका, तो बांग्ला सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है। इंग्लिश है तो इंग्लिश चुन लीजिए, हिंदी साहित्य का कोई भी आप वहाँ पर एक टॉपिक है, उर्दू है जो है, आप उसको चुन सकते हैं, और अच्छा से आप उसका तैयारी, जिस पर आपको सहूलियत लगे, कॉन्फिडेंस लगे कि नहीं मेरा साहित्य का ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इसमें हमारा नंबर उठ सकता है, आप उसको चुन लीजिए। क्योंकि मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इस चीज को याद रखिए। मेंस में
मेंस का जो आंसर राइटिंग जो आप करेंगे वही आपको सफलता दिला सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए इंटरव्यू का नहीं रखिए कि इंटरव्यू में हमारा नंबर इतना उठ जाएगा, वो आपकी बस की बात नहीं है। इंटरव्यू जो ले रहा है उसकी बस की बात है वो कितना नंबर देता है, लेकिन मेंस जो है आपके बदौलत, ये आपके हाथ का, आपका हाथ का हुनर है ना, आपके दिमाग का उपज है। जितना आप ज्यादा अध्ययन करेंगे, जितना आप ज्यादा चिंतन और मनन करेंगे, उतना अच्छा आपका आंसर राइटिंग और स्किल मजबूत होगा, है ना। तो इस चीज को आंसर राइटिंग, और हम आंसर राइटिंग पर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, समझ गए बात को। तो आंसर राइटिंग हमारा बहुत ही अच्छा बेस्ट रहेगा, आप करेंगे खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि हमारा जो आंसर राइटिंग है वो कैसा है, और आंसर राइटिंग में कैसे इंप्रूव करना है वो हम आपको बताते हुए चले जाएंगे, और धीरे धीरे आपका आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका हम चलते हैं जो है पेपर। तो देखिए इसमें जैसे देखिए अभी हम आपको बोले थे ना कि पेपर वन जो है, पेपर वन जो है, ये जो पेपर वन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो पेपर वन में आप देखेंगे कि पेपर वन में आप देखेंगे कि 3 आवर्स 3 घंटा का है, फुल मार्क्स कितना है 100 है, और इसमें आपको कितना लाना है, मिनिमम नंबर 30 नंबर लाना है आपको, है ना। ये आपका नंबर लगभग 8 नहीं होता है, 30 नंबर इसमें आपका रहेगा, है ना। पेपर वन इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। पेपर वन में जो पेपर टू है ये आपका तो लैंग्वेज है, आप जिस जो आप लैंग्वेज चुनना चाहते हैं वो अपना चुन लीजिए, आप चाहे हिंदी, बहुत सारे लैंग्वेज का यहाँ पर दिया हुआ रहेगा सिलेबस में, उसको आप कोई भी हिंदी है, कोटा है, बंगाली है, उर्दू है, इंग्लिश है, कुछ भी आप उठा सकते हैं, उसको उठा के अपना लिख सकते हैं। मगही भी नहीं है इसमें, मगही का पेपर नहीं है ना। ऐसे जेटेट उटेट में दे देता है मगही का, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं दिया है ना, लैंग्वेज पेपर में इसका नहीं दिया। तो ये 150 नंबर का रहेगा, ये नंबर आपका एडी होगा। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट का जो है पेपर थर्ड जो हो गया, पेपर थर्ड जो हो गया वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का पेपर यहाँ पर दिया हुआ हिस्ट्री, और यहाँ पर दिया हुआ ज्योग्राफी। अब इससे हमारा प्रश्न पूछेगा, तो इससे हमारा जो प्रश्न रहेगा वो कितना रहेगा, 200 नंबर का रहेगा प्रश्न हमारा। 200 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें कैसे प्रश्न रहेंगे, कहाँ कहाँ कितने खंड रहेंगे, कौन कौन से प्रश्न होंगे। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री में अब मान लीजिए खंड वन जो है, खंड वन जो रहेगा उसमें आपका 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 10 क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का रहेगा, और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका ज्योग्राफी का रहेगा। मतलब 20 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 20 क्वेश्चन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का मिला हुआ होगा, और इसका जो नंबर होगा वो कितना होगा, 40 नंबर। ठीक है, तो हमारा कुछ कितना रहा है, 200 का, 200 में तो 40 कंफर्म हो गया ऑब्जेक्टिव, है ना। 40 में आप 40 उठा लीजिएगा, ये कंफर्म है। बहुत अच्छा, ये जो मेंस का अपना जो एग्जाम ले रही है ना, ऑब्जेक्टिव दे दिया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि 40 में जितना आप सही कर देंगे, सही मान लीजिए 10 को है और यहाँ भी 10 को है, कितना गलत कितना होगा, तो आपसे 2 को गलत हो सकता है, उससे ज्यादा आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से पूछता है। 2016 का देख लीजिएगा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2016 में कुछ घुमाएगा क्वेश्चन, तो कुछ घुमाएगा, आपके पास समय भी है, 7 महीना 8 महीना 9 महीना समय है, तो बहुत अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर देंगे, समझे ना। तो 2 क्वेश्चन अगर मान लीजिए यहाँ से आपका छूट भी जाता है, तो मान लीजिए कि 16 क्वेश्चन है और 16 दूनी 32 नंबर आपका यहाँ से उठ गया है, सही, समझ गए ना आपको। मतलब 200 नंबर का जो प्रश्न है उसमें से 40 आपका यहाँ पर आ जा रहा है, बच रहा है कितना, 160। 160 जो है उसमें अब देखिए 160 जो है, 160 जो है उसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, उसमें आपका ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री से कितना प्रश्न पूछेगा, हिस्ट्री से आपका 4 प्रश्न है, ज्योग्राफी से आपका 4 प्रश्न है, ये पूछेगा। लेकिन लिखना आपको कितना पड़ेगा, लिखना जो आपको पड़ेगा, लिखना जो पड़ेगा आपको, है ना, 4 प्रश्न में
जो आपको लिखना है, राइटिंग जो करना है वो 2 प्रश्न का करना है। 4 प्रश्नों में राइटिंग जो करना है वो आपको 2 प्रश्न का करना है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर 2 प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न 40 नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर यहाँ से आ गया और 40 नंबर 80 नंबर यहाँ से आ गया, मतलब 160 यहाँ पर आ गया। 160 प्लस यहाँ पर आपका कितना था, 40 था। 160 प्लस 40 200 नंबर का होगा। वहां तो 40 का 40 हमारा उठ जाएगा, 110% आप मान के चलिए। अगर अच्छा से पढ़ाई करते हैं और हम पढ़ा देते हैं आपको सही तरीका से, तो 40 का 40 वहां आ ही जाएगा, समझ। और ये 2-2 खंड है और एक खंड में 4 प्रश्न है, एक खंड में 4 प्रश्न है, जिसमें से आपको 2 का ही लिखना है। 4 प्रश्न है, 2 ही लिखना है आपको, 2-2 का आसान तरीका। इसी तरह से आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर जो हमारा जो 5वां पेपर है इंडियन इकोनॉमिक है, और जो 6ठा पेपर जो है वो इंडियन है ना। जो 6ठा जो पेपर है हमारा वो साइंस टेक वाला जो 6ठा पेपर है उसको भी हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पर जो 6ठा जो पेपर है जनरल साइंस का पेपर है, तो पेपर 1 और 2, पेपर 1 क्वालिफाई, पेपर 2 लिटरेचर का सब्जेक्ट होगा, और 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ये जो 4 पेपर, इन चारों पेपर का आपको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करा दिया जाएगा। और फिर जो हमारे जो साहित्य के जो टीचर आएंगे वो साहित्य का आपका ले लेंगे, समझ गए बात को। हिंदी इंग्लिश के अलग से जो टीचर आएंगे वो आपका कंप्लीट करवा देंगे उसको। मेरा जो सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा इन चारों पेपर पर, जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इसको मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए सबसे ज्यादा हम मेंस में आप पर क्या बल देंगे, मेंस में हम सबसे ज्यादा आपको देंगे आंसर राइटिंग करने पर बल, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आपको सिलेक्शन दिवा सकता है। पीटी पास कर गए लेकिन आंसर राइटिंग में आप अच्छा नंबर नहीं ले पाए, मेंस में नहीं नंबर ले पाए, तो झारखंड की स्थिति देखते हैं। और इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, इस चीज को जान लीजिए। क्यों? क्योंकि 6ठी जेपीएससी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो एग्जाम लेगा 7वीं का लेगा, 8वीं का लेगा, 9वीं का लेगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक साथ तीनों फॉर्म आप फिलअप करेंगे। अगर एग्जाम पीटी फेल किए, खत्म हो गया खेला। चलिए पीटी पास कर गए, मेंस में कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो, अगर मान लीजिए हो भी जाता है, कुछ नेगेटिव लेके भी चलना चाहिए, नहीं कि बहुत ही पॉजिटिव ले ले, वैसा नहीं। ज्यादा पॉजिटिव लेने तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इसलिए कुछ उसके साथ हमको नेगेटिव भी लेके चलना पड़ेगा। तो अगर हम नेगेटिव कुछ ले लेते हैं कि अगर नहीं होता है तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा ये 7, 8, 9 तीनों खत्म हो गए। और फिर हम एलिजिबल कब होंगे, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए, 12वीं के लिए होंगे। तो फिर हमको तैयारी करना पड़ेगा, फिर कुछ समय के लिए 1 साल 1.5 साल फिर हमको बैठना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप हमारे साथ 6 से 7 मंथ काम करें, वर्क करें, और 8-9 मंथ के अंदर आपका जो प्रिपरेशन जो है इतना अच्छा हो जाएगा कि मेंस में सिलेक्शन होने की ज्यादा से ज्यादा आपका उम्मीद बनेगा। आप करेंगे तो खुद आपको पता चलेगा। हमारे बोलने पर आप विश्वास नहीं कीजिए, आप वहां पर कीजिएगा, हम आपको करवाएंगे, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करवाएंगे, है ना। करते करते आप में इतना बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी, इतना आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा कि आप बहुत अच्छी तरह से उसको लिख पाएंगे और नंबर उठा पाएंगे, समझे ना। इसलिए जो हम आपको जो तैयारी कराने जा रहे हैं इस बार, है ना, ऑनलाइन जो तैयारी हो रहा है हमारा, वो आपका जेपीएससी का ऑनलाइन तैयारी हो रहा है। और फिर साक्षात्कार जो है इंटरव्यू, उसमें 100 नंबर का रहेगा। ये आपकी हाथ की बात नहीं है, ये उसका है। जो इंटरव्यू में जो सदस्य लोग बैठे हुए होंगे वो लोग कितना नंबर कैसे क्या देते हैं उस पर डिपेंड करता है, समझे। तो इसको हम लोग इसका भी कुछ टॉपिक कर लेंगे, इंटरव्यू का भी कुछ क्लास हम लोग कर लेंगे, ऑनलाइन ही क्लास कर लेंगे। मेन मुद्दा, मोटा मुद्दा पर हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे कैसे क्या चीज को कंप्लीट हमको करना है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि जेपीएससी का जो सिलेबस है, पीटी का जो सिलेबस है, मेंस का जो सिलेबस है, इन दोनों सिलेबस का हम लोगों ने अध्ययन विस्तृत पूर्वक किया है। अब इसी सिलेबस पर अब हम अपना क्लास जो है वो आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और फिर हमारा जो क्लास है वो लगभग तो कल या परसों से हमारा क्लास जो है वो जेपीएससी का आपका स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। तो
आज के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, है ना। दोस्तों एकदम मिलकर हम लोग तैयारी करेंगे और ऐसी तैयारी करेंगे जिससे कि हमारा आर चाहे पार हर हालत में हो जाना चाहिए, सिलेक्शन हर हालत में हो जाना चाहिए, उस तरह का तैयारी करेंगे। 6 से 7 मन ईमानदारी पूर्वक आप हमको दीजिए और हम आपको देंगे, और सिलेक्शन जो होगा बहुत अच्छा नंबर, सिलेक्शनों की संख्या जो होगी वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे हमारा भी नाम होगा और हमारे नाम के साथ साथ आप लोगों का भी, जिस सूबा में जाएंगे, जिस प्रांत में जाएंगे आप लोग, जिस क्षेत्र में जाएंगे, झारखंड का जो जो क्षेत्र है वहाँ जाएंगे, जिस जिला में जाएंगे उसका नाम आप लोग रोशन करेंगे। क्योंकि हम लोग जो तैयारी करेंगे वहाँ पर नैतिक विचार पर भी हम लोग बल देंगे, नैतिक विचार पर भी बल देंगे कि अगर हम सिलेक्शन कर लिए, पद पर बैठ गए, लेकिन उस पद पर बैठने के साथ साथ उस पद की गरिमा को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है और झारखंड का नाम क्या करना है, रोशन करना है। समझ गए? तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत।